Assalamu alaikum, my lovely medical aspirants. This is me, Maham, and I warmly welcome you all in my YouTube channel, BioBites, the daily dose of biology. So, dear future doctors, MDCAT is on the corner and you haven't still completed your biology syllabus. So, don't worry, I am here. I am going to make sure and make you clear the conceptual wise topics slowly and gradually while adding the reading behavior among you. So the thing is that I want to discuss few strategies and tips and techniques further in the other slides. So let's begin. So in the very beginning, I want to discuss few things regarding MDCAT 2024. That this time MDCAT is announced that all the MDCAT will be conducted provisionally. It means that हर प्रोविंस को अपने अपने एक फ्रीडम दिया हुआ है कि वो जो है कंडक्ट करेंगे टेस्ट. ओके, तो मतलब कि अगर हम सिंध प्रोविंस की बात करें तो दिस टाइम दाऊ मेडिकल यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू कंडक्ट द टेस्ट. और अगर हम बात करें पंजाब की तो पंजाब की एज यूजुअल टेस्ट लेगा UHS, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस लाहौर. सो इनको चार्ज UHS वालों को दी गई है और सिंध की जो है वो है दाऊ मेडिकल यूनिवर्सिटी वालों को. सो पैटर्न अभी तक तो ऐसा कोई सिलेबस तो आया नहीं है सेपरेट, तो इट मीन्स दैट द सेम सिलेबस इज गोइंग टू बी फॉलोड लाइक द लास्ट ईयर. That 200 questions will be given and the time will be 210 minutes. So you can see here the ratio is given: biology 68 MCQs, chemistry 56, physics 56, and English 20, and logical reasoning 10. So these are the complete number of the MCQs that we are going to do. But also one more thing over here, that chemistry and physics is containing the same ratio. अब क्वेश्चन यहाँ पर है कि लॉजिकल रीजनिंग क्या होती है. लॉजिकल रीजनिंग में सिंपल ऐसे कोई IQ बेस्ड क्वेश्चनिंग होती है. सो वो आई एम थिंकिंग कि मैं उस पर भी ऐसी कोई सीरीज बनाऊं जिसमें आपके एटलीस्ट 2 से 3 वीडियोस ऐसे हों ही जिसमें वो पूरा सिलेबस स्पेशली लॉजिकल रीजनिंग का मैं इजीली कवर करवा सकूं, ताकि क्योंकि एक मार्क मेडिकल के टेस्ट के लिए बहुत मैटर करती है. तो लॉजिकल रीजनिंग वी शुड नॉट टेक दिस वन एज ग्रांटेड. तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि पोर्शन बायोलॉजी का है, तो आई चोज कि मैं इस दफ़ा आपको सिर्फ बायोलॉजी का ही लेक्चर्स प्रॉपरली मैं आपको दूँ, जिसमें अंदर मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियरेंस भी करवाती जाऊँ आहिस्ता आहिस्ता, अलॉन्ग विद के आप जो है रीडिंग हैबिट भी आपकी बिल्ड हो. ठीक है, रीडिंग हैबिट, वो मोस्टली रीडिंग जिस तरह से आप कर रहे होते हो इट इज़ नॉट द सेम मेथड बट अ लिटिल बिट डिफरेंट मेथड. वो सेम मैं यहाँ पर अपनी सीरीज में भी फॉलो करूँगी कि मैं फर्स्ट आपको कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर क्लियर आउट करूँगी. आई एम गोइंग टू गिव द लेक्चर फॉर दैट, and the next we are going to do that from the book page number, I am going to show you the page and that we are going to read. Then let's see how the ratio, what is the ratio that we have understood the topic easily. Okay, then the third thing we are going to do is we are going to solve the MCQs. So by the way, the passing criteria for if you want to get admission in MBBS, so it's necessary to take at least take score of 130 out of 200. तो मतलब इतना आपको क्वेश्चन आपको सही करने होंगे. और अगर आप चाह रहे हो कि 50% BDS में लाजमी है कि आपको कम से कम ये रेशो है कि 50% आपको लेना है, मतलब कि आपके कम से कम 110 MCQs तो आपके पक्के जो हैं सही होने चाहिए. ठीक है, you should move forward. So here is a little bit guide that what I have observed that students को क्या misguide किया जाता है और how they are going to do. So starting with the clear the concept and learn from the book. Basically thing is that बच्चे clear concept, ये जो word है इस चीज़ को बहुत कम समझते हैं. Concept clearness is not just the reading of the book and you have ended up. आपने बुक पढ़ लिया एंड बस कॉन्सेप्ट क्लियर, नाउ यू आर कम्प्लीटली good to go for the MCQs. and I know and even damn sure कि बहुत सारे बच्चे जो रीडिंग करके भी MCQs सोल्व नहीं कर पा रहे होते.
वो कहाँ पर वीकनेस आ रही है, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू गाइड यू फर्दर। ठीक है, और बुक से पढ़ना चाहिए। अगर प्रोविजनल अभी टेस्ट है तो वो पढ़ना भी बुक से ही चाहिए डेफिनेटली सबको, क्योंकि जो प्रोविंस है वो अपने अपना ही नेशनल करिकुलम जो है उसको फॉलो अप करेंगे, और बहुत सारे बच्चे जो अपनी ही बुक्स कंप्लीट नहीं कर पा रहे होते हैं एंड दे आर आस्किंग फॉर द सजेशन कि हमें कोई बुक बताएं जिसमें से हम ये करें, हमें कोई नोट्स दें, दिस एंड दैट। सो दिस इज नॉट द वे। आपको अपने बुक वाले कॉन्सेप्ट फर्स्ट क्लियर करें, क्योंकि वहाँ से आपका 50% पेपर आएगा, तो डेफिनेटली यू हैव टू डू दिस। उसके बाद नॉट जस्ट रीड पर रीड इफेक्टिवली। मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ये करते देखा है कि वो बस बुक उठाते हैं और अंडरलाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। दिस इज नॉट द वन ऑफ द गुड आइडिया, कि जस्ट रीडिंग इज नॉट इज मेकिंग द लाइक कॉन्सेप्ट क्लियरेंस, राइट। तो उसके लिए आपको ये करना होगा कि आपको इफेक्टिवली रीडिंग करनी पड़ेगी। इफेक्टिवली रीडिंग कौन सी होती है, मतलब कि सबसे पहले आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, फिर आपने बुक को फॉलो अप किया। बुक को फॉलो अप करने के बाद आपने एमसीक्यूज फाइंड किए, पहले फिर आप गूगल से फाइंड किए हैं, किसी भी ऑनलाइन रिसोर्स से, या कोई भी पास्ट पेपर्स किए। इफ़ यू हैव डन दिस, मतलब कि अगर वो वाले एमसीक्यूज आप कर पा रहे हो, मतलब कि ये जो है ना स्टेप वाइज 1, 2 एंड 3, ये 3 स्टेप्स आप बिल्कुल बाकायदा से आपने काम किया है इस पर। ठीक है, मतलब अब हम ये कह सकते हैं कि ये प्रॉपरली अब आप वर्क कर पा रहे हो। कॉन्सेप्ट के बाद इफेक्टिवली रीड करें, उसके बाद एमसीक्यूज करें। ठीक है, बहुत सारी प्रैक्टिस फिर करें। देन इज प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। सो प्रैक्टिस के लिए आपको ये सारी चीज़ें लाजमी करनी होंगी कि आपको रिसोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा पहुंचेगा। ठीक है, डू नॉट मेक लॉन्ग नोट्स। अच्छा, वन मोर थिंग, दिस इज वेरी डिस्गस्टिंग दैट स्टूडेंट्स आर जस्ट वेस्टिंग देयर मनी इन द अकेडमीज एंड अकेडमी टीचर्स आर हैवंट प्लान्ड एनी क्रैश कोर्स फॉर सच थिंग के बच्चों को इजी करके पढ़ाया जाए। बट आई बिलीव कि टीचर इज द वन हु मेक्स द थिंग इजी फॉर ऑल ऑफ यू। सो डू नॉट मेक लॉन्ग नोट्स। लॉन्ग नोट्स ना बनाए काइंडली, दिस इज prohibited, completely prohibited, this should not be। लॉन्ग नोट्स बनाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इट्स नॉट अ थ्योरी पेपर ना, इट्स नॉट अ थ्योरी। सो थ्योरी के लिए हमें होता है कि आप लॉन्ग नोट्स बनाएंगे तो हमें वो लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये एमसीक्यूज है, तो एमसीक्यूज के लिए जितनी ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस होगी उतना कॉन्सेप्ट आपका अच्छा क्लियर रहेगा और याद भी रहेंगी चीज़ें। ठीक है, देन डू नॉट राइट एंड राइट अगेन। जो बच्चे सिर्फ लिखते ही रहते हैं, भाई थोड़ा सा पढ़ लिया फिर लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, दिस इज नॉट, अगेन इट्स अ बिग नो फ्रॉम माय साइड, बिग नो। ये लिखना, हाँ लिखना आप इतना लिख सकते हो कि चलिए आप फिजिक्स का एमसीक्यू सोल्व कर लिया, आपने लिखा, सोल्व करके लिखा, फाइन, इट्स कम्प्लीटली फाइन। केमिस्ट्री था, आपने सोल्व किया, इक्वेशन सोल्व की, आप प्रैक्टिस करें इक्वेशंस की, कम्प्लीटली फाइन। But learn the diagrams along with labeling। डायग्राम्स बायोलॉजी में स्पेशली जो चीज़ हम स्किप कर देते हैं वो है बायोलॉजी के डायग्राम्स। ठीक है, वो डायग्राम्स हम स्किप कर देते हैं, स्किप नहीं करने होते बायोलॉजी में। जब तक डायग्राम के साथ इलस्ट्रेशन नहीं होगी तब तक यू आर अनएबल टू डू गुड कॉन्सेप्ट क्लियरेंस नहीं होगी तब तक आपकी। बिकॉज कभी कभी एक कॉन्सेप्ट सिंपली दिया होता है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन भी उसी डायग्राम से और आया होता है जिसको हमने ऐसे ही स्किप कर लिया होता है ना। तो दिस शुड नॉट बी। डायग्राम्स को अच्छे तरीके से पढ़ें, याद करें। बट लाइक डायग्राम की प्रैक्टिस आपकी ऐसी होनी चाहिए जैसे कि बस आप बिल्कुल प्रॉपरली रख कर लाइक आपको कहा जाए कि आप ये बनाएं, तो मतलब आप बिल्कुल लेबलिंग के साथ किसी को इलस्ट्रेट करके कुछ और थ्योरी लिखने की जरूरत ना पड़े, आप डायग्राम से ही इलस्ट्रेट करके एक्सप्लेन कर पाए, दिस शुड बी। ठीक है, तो डायग्राम्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। डोंट जस्ट रिलाई ऑन एकेडमी नोट्स। इवन वन मोर पॉइंट यहाँ पर भी ये थी कि पेपर में कभी कभी फिर डायग्राम्स भी आ जाती हैं, स्पेशली बायोलॉजी में, तो डायग्राम्स दे देते हैं और फिर वहाँ कहीं से लेबलिंग पूछ लेंगे तो कहीं पर किसी का फंक्शन पूछ लेते हैं। तो डायग्राम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। Don't just rely on academic notes. Many students who used to be very reliant on the notes
Baba, notes, what I feel that and what I believe even, that academy notes are just for the understanding of the one who have created the notes. हर कोई जो है ना नोट्स बनाता है तो वो अपनी अपनी मेंटलिटी के हिसाब से बना रहा होता है, ठीक है. इट्स नॉट मी एंड यू. अगर मुझे कोई टॉपिक अच्छा लगा, मुझे समझ में आया, तो मैं अपनी मेंटलिटी के हिसाब से, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लेवल के हिसाब से अपनी वो नोट्स बना दूंगी. तो नोट्स बनाना और उन्हीं को फॉलो करना, स्पेशली फॉलो करने की जो बात है, जो अकेडमी के बने होते हैं, तो वो रेडीमेड नोट्स आर नॉट एफिशिएंट. वो आपके किसी काम के नहीं है, उसमें से कोई एमसीक्यूज नहीं आएगा. हो भी सकता है कोई ऐसी चीजें आप सिर्फ नोट्स पढ़कर और टेस्ट देने चाह रहे हो, तो दिस इज नॉट कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड. अगेन अ बिग नो फॉर दिस, कि नोट से ना पढ़ें, बुक से पढ़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उसके बाद आप चलें. भूल रहे हो तो अपने नोट्स आप खुद बनाएं, नोट्स आप खुद बनाएं. इट्स बेटर. गिव इक्वल टाइम टू द सब्जेक्ट. एंड आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट हु यूज्ड टू डू, हु हैव डिस्ट्रीब्यूटेड टाइम लाइक दिस, कि अच्छा अब मैं आज केमिस्ट्री पढ़ूंगी, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर आज क्लियर करना है मुझे, और वो 2 दिन तक भी नहीं हो पा रहा होता. क्यों नहीं हो पा रहा होता? और इसी एक चैप्टर की वजह से आप बायोलॉजी, फिजिक्स, इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग कंप्लीटली ग्रांटेड ले रहे हो. मतलब आप इनका भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, और केमिस्ट्री के सिर्फ 2 चैप्टर, एक चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पा रहा. यहाँ पर ये चीज़ गलत है. आप कोशिश करें कि इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूट करें. और कभी कभी ऐसा भी हो रहा होता है कि आप बहुत थक जा रहे होते हो, कि केमिस्ट्री है या कोई भी ऐसा रफ सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो वो थक जाते हो, आप समझ नहीं पा रहे हो, तो और फिर सारा दिन सिर्फ बुक लगा के रखना, इट्स कम्प्लीटली वेस्टेज ऑफ द टाइम. तब अपनी टाइम की बचत करें. अगर एक सब्जेक्ट नहीं अभी समझ में आ रहा, तो उसको छोड़कर कोई और सब्जेक्ट उठा ले, ताकि आप एटलीस्ट उस मेन टाइम में किसी और सब्जेक्ट का जो है टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है. क्योंकि हर सब्जेक्ट की मार्क्स हैं और हर सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. Okay, so number 9 is that solve MCQs from online websites. तो over here आप कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप वेबसाइट्स यूटिलाइज करेंगे, MCQ सॉल्व करते रहेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी MCQ सॉल्व करने की, उतना आपका एक तो टाइम मैनेज भी रहेगा, और आपको जो है कोई भी परेशानी नहीं होगी. उसमें से इवन ये भी फ़ायदा है कि वेबसाइट के अंदर जो है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशंस कवर करके रखते हैं. वो कि ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशंस कवर होती हैं एक एक टॉपिक की. फॉर एग्जांपल, अगर एक टॉपिक है, अगर रेस्पिरेशन पर है, तो रेस्पिरेशन का अगर लिमिटेड जितना टेक्स्ट बुक में लिखा होगा वो तो आ रहा होगा, पर एक्स्ट्रा नॉलेज उसमें से कोई नहीं होगी ना. तो वो अगर हम ऑनलाइन वेबसाइट्स अगर करेंगे, तो उसमें से कुछ ऐसे भी MCQs होते हैं जो कि ग्रेजुएशन लेवल पर होते हैं, या कुछ ऐसी बुक्स जो कि जो इन्फॉर्मेशन हमारी बुक में नहीं है वो दूसरी बुक्स में है, तो वो वाली चीज़ें भी या उसमें से भी कोई MCQs होते हैं, तो वो भी समझिए कि डायमेंशंस उसमें कवर अप हो जाती हैं. जो वेबसाइट्स हैं, आई वांट टू रिकमेंड ओवर हियर, नंबर 1 इज़ बायजूस लर्निंग ऐप. ये बायजूस लाजमी आजकल की बहुत मशहूर है, जिसमें से इवन कमीशन के पेपर जो आजकल बायजूस से में आ रहे हैं, ठीक है. और नंबर 2 आप पढ़ें पाक MCQs, ठीक है. पाक MCQs इज ऑल्सो वन ऑफ द लीडिंग MCQ बैंक वेबसाइट, जो कि आपको बिल्कुल अथेंटिक और जो है प्रोवाइड करते हैं मटेरियल MCQs के लिए, ठीक है. यहाँ पर है, अब यहाँ पर पूरी एक की लिखी हुई है, लर्न द टॉपिक, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उसकी प्रैक्टिस करें, और फिर उसी को ही आप प्रैक्टिस करेंगे कहाँ से, वेबसाइट और पास पेपर दोनों चीज़ें यूटिलाइज करेंगे, ठीक है. यहाँ पर मैंने ये चीज़ लिखी हुई है कि पेपर्स बनाने वाला जो होता है वो 50% टेक्स्ट बुक से वो उठाता है, 20% जो है वो पास पेपर को चेक कर रहा होता है, और 30% जो क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो उसके लिए वो ऑनलाइन वेबसाइट को भी ज़्यादातर रिकमेंड कर रहे होते हैं, ठीक है. उसके अलावा एटलीस्ट गिव टेस्ट ऑन डेली बेसिस पर आप ये टेस्ट ना सही तो ये प्रैक्टिस ऑनलाइन वाली, एटलीस्ट ऑनलाइन वेबसाइट की प्रैक्टिस लाजमी किया करें. आई एम डैम श्योर जो हम सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें आपको बहुत इजी रहेगा. एक दफ़ा आप लेक्चर सिर्फ पढ़ लें, उसके बाद आप रीडिंग करें टेक्स्ट बुक से, आपको आ जाए तो पास पेपर्स के MCQ सोल्व करें, और उसके बाद लास्ट में ऑनलाइन वेबसाइट से भी कुछ ना कुछ MCQs में भी कुछ जो अच्छे MCQs होंगे, और वो मैं यहाँ पर वीडियो बनाकर भी आपके लिए सेशन रखूँगी वीक में एक दफ़ा,
ताकि आपको वो पूरा जो है वो एक रिकॉल होता जाए। उसके अलावा ये जो है पॉइंट है, ये मैंने पीएमडीसी के सिलेबस में से उठाई थी, जहाँ पर लिखा हुआ था कि इन बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स सेक्शन 70% ऑफ क्वेश्चन विल बी रिकॉल एंड 30% विल बी एप्लीकेशन लेवल। तो सारे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह जो है वो 70% होंगे रिकॉल, मतलब जितना आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लाइक टेक्स्ट बुक और पास पेपर, इसमें तो आप आराम से रीच कर सकते हो, पीएमडीसी ने दिया हुआ है लिस्ट के अंदर। ठीक है, एट द एंड मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। फ्यूचर उनका ही है जो कि बिलीव करते हैं। ठीक है, व्हाट्स एवर यू कंसीव यू हैव टू थिंक ऑन इट, वर्क अपॉन इट। तो ये जो है, अगर आपका जो ख्वाब है वाइट कोट में आना, वाइट कोट पहनना, वो एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, जो आप थोड़ा सा उस चीज़ को खुश सोच कर भी देखेंगे कि आपके पेरेंट्स कितना खुश होते हैं जब वो आपको वाइट कोट में देखेंगे। और आपकी फ्लैट फ्रेंड्स में जब आपका चर्चा होगा कि हाउ यू हैव जस्ट डन, ये आपकी सिर्फ हार्ड वर्क है। कभी भी ये मत सोचिए कि मुझे ये सब्जेक्ट नहीं आ रहा, मैं इस चीज़ में वीक हूँ, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये होगा वो होगा, ये जस्ट बहाने होते हैं। हर चीज़ होती है मेंटल गेम से स्टार्ट हो रही होती है, हर चीज़ ब्रेन से स्टार्ट होती है। अगर आपने इरादा कर लिया तो समझिए कि 50% आपने पास कर लिया है टेस्ट, अब बचता है सिर्फ 50%। उसके लिए आपको सिर्फ ये एक क्राइटेरिया है, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करते जाएं और ये कंप्लीट जो है आपको प्रिपेयर हो जाएंगे इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन काइंडली प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपकी जो भी आने वाली वीडियो हो वो आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए, रिसीव हो जाए, और आपकी कोई भी सीरीज में से लेक्चर मिस ना हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।